चलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं कैपेसिटर का लास्ट टॉपिक और ये हमारा लास्ट चैप्टर भी होगा इस टॉपिक का। और आज का टॉपिक होगा हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब और एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनसाइड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने आपको पहले बताया था कि मान लो हमारे पास अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, तो मैंने कहा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी वो डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी वो डिपेंड करेगा कि ये जो प्लेट है उसकी एरिया कितनी है ना। ये दो प्लेट होगा, इन प्लेट्स का एरिया कितना है, पहला तो ये बात पे डिपेंड करेगा, और दूसरा क्या डिपेंड करेगा कि इन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है। और थर्ड चीज एक चीज और है जो कि यहाँ पर लिखा है एप्सिलॉन नॉट, वो किसके लिए होता है, वो होता है प्योर एयर का परमिटिविटी। कितना होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है किसके लिए, एयर का या फिर आपको वैक्यूम का। बात कह रहा है कि अगर बताओ अब इसी जो फ्री में जो अभी तक जो बीच में एयर था, यहाँ पर क्या था, पहले एयर था, कह रहा है अब इस एयर को हम किसी मटेरियल से फिलअप कर दें, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको हम किससे फिलअप करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या करेंगे, फिलअप कर देंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऑयल भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब फिलअप कर देते हैं। तो कह रहा है अगर इसको आप फिलअप कर दोगे तो क्या होगा, तो कह रहा है कि अगर मान लो हमने कैपेसिटर को फिलअप कर दिया, जिस मटेरियल से हमने इसको फिलअप किया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के है। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है। तो क्या होगा, अब मीडियम फिलअप करने के बाद इसकी कैपेसिटी में कितना चेंज आएगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो मीडियम में कैलकुलेट में इसको फिलअप करने के बाद क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटेंस होगी, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर इंटू ए बाई डी। मतलब क्या करेगा कि आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा टर्म दिखाई देगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन आर को हम लोग बोलते हैं के, और जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपको हर चीज का यानी हर जिस भी मटेरियल से आप फिलअप करोगे उसकी वैल्यू ये गिवन होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा आपको गिवन होती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ई आर को क्या लिख लिया, के लिख लिया, और इस के को बाहर कर दिया, तो क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक। और अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 से देखो कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी है, वो सी थी। तो मैं क्या कर दिया कि मीडियम में जो उसकी कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, के टाइम्स ऑफ क्या होगी, कैपेसिटेंस, जब क्या फिलअप किया हुआ था दोनों प्लेट के बीच में, एयर, ठीक है। मतलब क्या करो कि जो अगर एयर पहले फिलअप किया हुआ है, अब एयर के बाद हमने कुछ और फिलअप कर दिया, तो इसकी कैपेसिटी क्या होगी, इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। यानी मीडियम में किसी डाइलेक्ट्रिक, अगर हमारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके प्लेट के बीचों को अगर हम किसी चीज से भर दें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो क्या होती है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। क्या होती है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अब बात करते हैं इस के की वैल्यू। ये जो के की वैल्यू क्या क्या होती है थोड़ी याद रखना। तो मैं लिखता हूं के की वैल्यू, ठीक है। अगर ये के एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होती है, एयर के लिए के की वैल्यू जाती है 1, के इक्वल टू 1, ठीक है। अगर यही बात करोगे कि अगर आप बात करो अगर मेटल है ना, अगर आप कोई भी मेटल यूज करोगे तो मेटल के लिए इसी के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी हो जाती है। तो एयर के लिए 1 होगा, या बात को अगर वैक्यूम के लिए 1 होगा, और बात को अगर मेटल के लिए तो इसी के की वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में कभी कभी यही पूछा जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी डाइलेक्ट्रिक, मेरे पास क्या है, मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच के मीडियम को हमने क्या कर दिया है, इसके बीच के मीडियम को हमने एक मेटल से फिलअप कर दिया है, तो बताओ उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। वैसे ध्यान सुनना, मैंने कहा क्या, उसको हमने मेटल से फिलअप कर दिया है, तो बताओ अब उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। तो कैपेसिटी क्या होती है, सी मीडियम इक्वल टू के इंटू जो पहले कैपेसिटी थी। अब अगर इसको हमने मेटल से फिलअप कर दिया है तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो सी मीडियम कितना हो जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका इनफाइनाइट। यानी उस अगर मेटल से फिलअप कर दोगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब वो इनफाइनाइट चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसकी बातों को थोड़ा ये भी समझना, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई कैपेसिटर है इस टाइप से, और उसके दो पॉइंट को अगर हमने किसी मेटल से ऐसे ज्वाइंट भी कर दोगे ना, ऐसे मेटल से, तो भी क्या होगी, तो भी इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। दोनों केस में जस्ट क्या कर दो, इसे आप शॉर्ट सर्किट कर दो, मतलब दोनों प्लेट को क्या कर दो, एक वायर से ज्वाइंट कर दो, मेटल वायर से, तो भी इसकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। एकदम पॉइंट टू पॉइंट में एग्जाम से अगर बात कर रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, यही वैल्यू पूछी जाती है आपसे। बात करते हैं इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक।
अब कह रहा है कि मेरे पास जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर का क्या कर रहे हैं हम, पार्सली पार्ट को क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट्रिक से हम फिलअप कर रहे हैं। मतलब मान लो मेरे पास ये दो प्लेट्स दिख रहे हैं आपको, दो प्लेट्स दिख रहे हैं ए एंड बी। अब इसके बीच के पार्ट को मैंने सिर्फ फिलअप किया, मतलब इसके मैंने कुछ पार्ट को ही सिर्फ क्या किया है, फिलअप किया हुआ है, बस इतने पार्ट को मैंने फिलअप कर दिया और कुछ पार्ट के आगे अभी रिमेनिंग उतना ही बाकी है। तो पहले मान लो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, ठीक। और यहां जो इनके प्लेट के जो हमने डायरेक्टली फिलअप किया है उस डायरेक्टली थिकनेस कितनी है, डी, कितनी है, टी, थिकनेस कितनी हो गई यहाँ पर, टी, ठीक। बात समझ आ गई, अच्छी बात है। तो लेट सपोज मान लो कि अभी कि जब इसको हमने डायलेक्ट्रिक से फिलअप किया, ठीक है, तो यहां पर मान लेते हैं इसकी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है, के है, ठीक, कितनी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो मान लो इस वाले का कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं जब जिसमें वो डायरेक्टली फिलअप किया हुआ है, और दूसरा जो एयर है उसकी कैपेसिटी मान लेते हैं हम C2 मान लेते हैं। तो पहले मुझे बता दो कि ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखोगे सर ये किस में है, अगर हम ए और बी के अक्रॉस अगर दो बैटरी अगर लगा दे ऐसे मान लो, है ना, मान लो हमने ऐसे कोई बैटरी लगा दी, तो बता दो अब ये सीरीज में है कि पैरेलल में, तो ये सीरीज में है, ठीक है। अब पहले वाले की कैसे निकालोगे कैपेसिटी, जिसमें डायरेक्ट्रिक भरा हुआ है, जिसकी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो मुझे पता है कि सी की वैल्यू कितनी होती है, के टाइम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी मतलब थिकनेस। अब देखो यहाँ पर थिकनेस कितना है, थिकनेस यहाँ पर सिर्फ लोगे सर कितना है, थिकनेस यहाँ पर सिर्फ टी है, तो क्या लिखोगे, टी नीचे, ठीक। दूसरे पार्ट में बताओ अब ये कितना बच गया थिकनेस, तो पूरा डी था, टी में तो हमने डायरेक्टली फिलअप किया हुआ है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा आपका डी माइनस टी। बात समझ आ रही, कितना हो जाएगा ये, डी माइनस टी बच जाएगा आपका, जिसमें एयर फिलअप किया हुआ है। तो इसकी कैपेसिटी किस निकालोगे, तो इसकी कैपेसिटी निकालोगे C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई, और अब डिस्टेंस कितना हो रहा है C2 का, देखो डी माइनस टी, तो क्या लिखेंगे डी माइनस टी। अभी मैंने कहा था सिंस C1 एंड C2 आर इन, C1 एंड C2 आर इन सीरीज, क्या है ये दोनों सीरीज में, ठीक है। सीरीज में तो मैं आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपने देखा हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मैंने पढ़ाया था कि सीरीज में जब ऐड करते हैं तो कैपेसिटी कैसे ऐड होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी 1/c इक्वल टू, मान लो ये क्या है C, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो 1/c इक्वल टू हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c2। अब क्या करो, सिंपल C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू को मैंने पुट किया है, ठीक है। सिंस ये 1/c1 था तो सारी वैल्यू उल्टी हो जाएगी। फिर क्या किया यहाँ पर मैंने सिंपल सा एलसीएम लिया, बाकी चीजों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन को खुद से सॉल्व करना है ना, सिंपल एलसीएम यहाँ पर मैंने लेकर काम किया हुआ है ना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं की हुई है, तो आप कर सकते हो। और ध्यान देना कि ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी 1/c की वैल्यू आएगी। तो जब सी के निकालना हो तो क्या करोगे, इसका इनवर्सली कर लोगे, मतलब यहाँ से इनवर्स कर लोगे तो ये वैल्यू अब तक आप पहुंच जाओगे। फिर से कह रहा हूँ ये आपके लिए स्टार मार्क का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यानी ये पॉइंट को आप याद रखोगे। टी यहाँ पर क्या होगा, टी होगा थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है, याद रखना। टी क्या है, टी है थिकनेस ऑफ क्या है, ग्लास स्लैब क्या है, वो आपका टी है, ठीक है। सच दैट जो डी की वैल्यू है वो टी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, वो ऑब्वियस बात है, डी हमेशा टी से बड़ा ही होगा। तो बात समझ आ गया, ये पॉइंट पे आपको याद रखना है, एक्सप्रेशन याद रखना। डी यहाँ है दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, टी यहाँ पर क्या है, उस स्लैब का थिकनेस है ना, जस्ट उस स्लैब का थिकनेस, और जिस स्लैब का हमने फिलअप किया है उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यहाँ पर कैपिटल के है। बात समझ आ गई अच्छे से। बात करें आगे, चीजों को नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप वो फॉर्मूला यूज करके आंसर मुझे बताना। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अब ये बात आती है कि ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो क्या हमारा एनर्जी क्या स्टोर कर रहा था, हमारा जो कैपेसिटर था वो क्या स्टोर कर रहा था, चार्ज स्टोर कर रहा था या एनर्जी स्टोर कर रहा था। तो इन रियलिटी कहा जाए कैपेसिटी क्या करता है, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर रखता है, ठीक है। क्या रखता है वो, क्या स्टोर रखता है, एनर्जी स्टोर रखता है, यानी वो अपने पास एक एनर्जी को भी स्टोर रखता है। मतलब किसी कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करते हो, है ना, देखो तो ऐसा कि मान लो मेरे पास अगर ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे पास एक कैपेसिटर हो गया जिसपे प्लस क्यू और माइनस क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो आपने सभी ने पढ़ा है कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और माइनस चार्ज पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करती है। तो प्लस से निकलेगा और माइनस पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा। ये तो हमने बेसिक पढ़ा है सबसे पहले, बेसिक, ये तो आपको याद भी होगा बेसिक, है ना, ऐसा ही होता है, ठीक। याद रखना अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, भी याद रखना। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमेशा, है ना। अब देखो
क्या हो रहा है, इन दो प्लेट के बीच में हमने क्या स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस पार्ट से हम कहते हैं कि ये क्या स्टोर करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है ना। किस फॉर्म में, ये एनर्जी यहाँ पर स्टोर हो रहा है, क्योंकि इन दो प्लेट के बीच में क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, और ये जो एनर्जी स्टोर होगी, है ना, यानी एनर्जी स्टोर होगी किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या होगी, यहां पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी दो प्लेट के बीच में। तो कह रहे हैं मान लो इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, C है। ठीक, ये तो ये पूरा प्रूफ है, हो सकता है आपके एग्जाम में अब नहीं आया, लेकिन मैं आपको एक बार जो खासकर जो सीबीएसई बोर्ड से वो एक बार समझ ले, उनके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जिनको एक्सप्रेशन कैसे आता है, फॉर्मूला कैसे आता है, वो चाहे तो भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने मन से। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कह रहा है मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, कुछ इस टाइप से देखना, है ना। मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी C है ना। इसको हमने जोड़ा एक बैटरी से, कितनी बैटरी से जोड़ा, एक बैटरी से जोड़ा जिसकी पोटेंशियल कितनी है, V है। ठीक है, तो छोटी सी हमने जोड़ा है तो क्या हुआ, ठीक है। अब किसी टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना आ गया, प्लस Q और माइनस Q चार्ज आ गया कुछ समय के बाद। ठीक है, तो एट एनी स्टेट इस पर जो चार्ज स्टोर होगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, Q की वैल्यू C इंटू V के इक्वल हो जाएगी, है ना। अब वो कह रहा है लेट द बैटरी सप्लाई ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज DQ, है ना। अब क्या करेंगे, बैटरी ने फिर से एक छोटा सा चार्ज और स्मॉल किया, DQ क्या किया, सप्लाई किया। ठीक है, एट कांस्टेंट पोटेंशियल V, अभी भी पोटेंशियल कितना है बैटरी का, V है। ठीक है, देन कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, याद है, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कहा था, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कहा था, और वही एनर्जी तो यहाँ स्टोर हो रही है। ठीक है, तो डी के लिए क्या, डी हो गया हमारा स्मॉल, क्या ये हो गया हमारा स्मॉल एनर्जी स्टोर्ड, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू डी क्यू। वी क्या है, इस बैटरी के बीच के टर्मिनल का क्या है, पोटेंशियल है, तो V इंटू डी क्यू हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, स्मॉल चार्ज डी क्यू। ठीक है, अब V को हम यहां से क्या सकते हैं, यहां से लिख सकते थे क्या, कि V की वैल्यू Q बाई सी लिख सकते थे। तो मैंने क्या किया, यहां पर वही V की क्या लिख लिया, Q बाई सी। अब यहाँ पर कैपेसिटी तो मैंने कहा था वो चेंज नहीं करते, क्योंकि कैपेसिटी थी डिपेंड किस पे करती थी, प्लेट के सेपरेशन के बीच में, प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता था, और डिपेंड करता था कि उसके बीच में, प्लेट्स के बीच में क्या फिलअप किया हुआ है। अभी जो हम सिंपल से ले रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें बीच में क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, मतलब इसका डायरेक्ट कांस्टेंट कितना है, एयर का 1 ही है। ठीक, तो कैपेसिटी फिक्स होती है, तो कैपेसिटी क्या हो गया, 1/c बाहर आ गया, क्या बच जाएगा, Q ड्यू Q, है ना। और इंटीग्रेट करना कहां, 0 से लेकर Q तक, मतलब स्टार्टिंग टाइम जब 0 था उसमें इस पे चार्ज कितना स्टोर था, 0 था। ठीक, और फाइनल टाइम के बाद इस पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, टोटल कैपिटल Q चार्ज। तो हमने कहां से इसको इंटीग्रेट किया इसको 0 से लेकर जब इस पे चार्ज Q हो जाएगा तब ये कितनी एनर्जी स्टोर कर लेगा इतनी देर में। ठीक है, तो 1/c लिखा, कि Q डी Q का हो जाएगा Q²/2, इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा, लिमिट कहां से पुट करोगे, 0 से लेकर Q तक, लिमिट पुट करना आपको आता है U इंटू, है ना, बताता हूं इसको कैसे पुट करते हैं, देखो ऐसे पुट करते हैं इसको, है ना, कैसे पुट करते हैं थोड़ा समझ लो इसको। ये हो जाएगी 1/c। ठीक है, पहले पुट करते हैं अपर लिमिट, जहां पर स्मॉल Q है वहां पर पहले पुट करो कैपिटल Q, तो हो जाएगा कैपिटल Q²/2 माइनस, अब इस स्मॉल Q की जगह क्या पुट करोगे, ये 0 पुट करोगे, तो क्या बन जाएगा, 0²/2, तो ये वाली तो 0 ही बन जाएगी, क्या बच जाएगा, Q²/2c। और हमारा यहां से जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा एनर्जी स्टोर्ड का, वो क्या आ जाएगा, Q²/2c। तो वेयर Q इज द फाइनल चार्ज एक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर, मतलब अब फाइनली अगर कैपेसिटर पर इतना चार्ज आ गया है और उसकी कैपेसिटी C है, तो उस पर कितना एनर्जी स्टोर होगा, Q²/2c। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। बात समझ आ गया। अब इसे कुछ और फॉर्म देखते हैं, है ना। तो मैंने कहा था U की वैल्यू कितनी आ गई, Q²/2c। अब Q की जगह क्या पुट कर लो, CV पुट कर लो, हमें पता है कि Q की वैल्यू क्या होती है, C इंटू V होती है, तो CV पुट कर लिया तो कितना हो जाएगा, CV²। तो यहां से C² से ऊपर C² होगा, नीचे C होगा, एक से C कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, हाफ CV²। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला हो गया हाफ CV², और दूसरा क्या कर सकते हैं, जहां पर C की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, Q/V भी पुट कर सकते हैं। Q/V पुट कर लोगे C की जगह तो क्या हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, एक क्या बन जाएगा, हाफ इंटू QV। तो ये टोटल 3 फॉर्मूला है जो हमें एनर्जी
का पता होना चाहिए। इन तीनों का मैंने यहाँ पर एक समरी के फॉर्म लिखा है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, रिमेंबर, है ना। इन तीनों फॉर्म में पूछा जा सकता है, किसी के फॉर्म में पूछा जा सकता है, आपको यहाँ पर ये चीजें हमेशा से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी सी पॉइंट बताते हैं कि हमने कितना एनर्जी सप्लाई किया है, बताओ। एनर्जी हम कितना सप्लाई करेंगे बैटरी से? तो बैटरी का पोटेंशियल कितना है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, और टोटल कितना चार्ज स्टोर करा दिया हमने, कैपिटल क्यू चार्ज। तो Q इंटू वी क्या है, Q इंटू वी, तो ये टोटल एनर्जी हमने सप्लाई किया था बैटरी से। लेकिन बैटरी से सप्लाई करने के बाद कैपेसिटर ने स्टोर कितना किया, तो देखोगे ध्यान कि यहाँ जो एनर्जी स्टोर है वो तो ओनली QV/2 है। यानी एनर्जी स्टोर कितना हो रहा है, एनर्जी स्टोर हो रहा है वो कितना हो रहा है, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है बाय कैपेसिटर, कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो वो कर रहा है ओनली QV/2, जस्ट हाफ। और ये कौन था, ये एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी था। तो बैटरी ने सप्लाई किया QV और स्टोर किया कितना, ओनली QV/2। तो हाफ एनर्जी कहां चलेगी, है ना। बात समझ आए कि हाफ एनर्जी कहां चलेगी इसमें। तो Q, दिस इंप्लाइज QV/2 एनर्जी इज लॉस्ट, है ना। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज लॉस। किस फॉर्म में लॉस होता है ये, इन द फॉर्म ऑफ हीट, है ना। जब चार्ज होगा ना तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी, जो बैटरी जुड़ा हुआ है उससे जो वायर जुड़ा हुआ है, जो कैपेसिटर है, वो सब हीट होगा, है ना। और हीट के फॉर्म में क्या होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो हाफ जितनी हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बैटरी से, उसका हाफ पार्ट तो कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी को, लेकिन हाफ एनर्जी क्या होती है, हमेशा लॉस हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन तो ये लाकर ठीक है, यही पूछता हूं, यही तो नीट और जेई का क्वेश्चन है। तो बोर्ड और जेई में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। क्या है, आप जो बोर्ड में पढ़ते हो, कोचिंग में या स्कूल में जहां पढ़ते हो, एकदम छोटे पार्ट पढ़ोगे, लेकिन उसे थोड़ा सा 2-3 लेवल और ऊपर चले जाओगे तो आप जेई और नीट वाले क्वेश्चन तक भी आप पहुंच सकते हो। तो ये नीट का एक बड़ा अच्छा ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाफ एनर्जी कहां लॉस हो गई, ठीक है। या पूछा जाता है कि किसी बैटरी से हमने, बैटरी का पोटेंशियल वी है और उसने क्यू सप्लाई चार्ज किया है, तो बताओ कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना होगा और एनर्जी लॉस कितना होगा। तो वो दोनों हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी एनर्जी स्टोर और एनर्जी लॉस है, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/1, क्योंकि दोनों कितना कर रहा है, QV/2 दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हमेशा 1/1 होगा रेशियो। तो आपसे रेशियो पूछा जाता है वहां पर। बात समझ आ गई। बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी इस पे हम जब कराएंगे न्यूमेरिकल्स, तो है ना, तो जो देखो मैं यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं वहां पर आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स वहां पर मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, है ना, कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। बाकी अभी है कि आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से समझते रहो, और मैंने कैसा कहा था कि आपको हमेशा नोट्स बनाते रहना है। तो लेट सपोज कि मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, और इन दोनों का एरिया जो वो a है, ठीक है, एरिया a हो गया, ठीक है। सर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, मैंने कहा था प्लस चार्ज माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है, E है, और इसको हमने एक बैटरी से जोड़ा है। इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, इस बैटरी का पोटेंशियल हो गया V। बात समझ आ गई। यहाँ पर ये हो गया पूरा का पूरा हमारा प्लेट हो गया। प्लेट के बीच में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है, क्योंकि दोनों पे चार्ज कैसा है, एक पे चार्ज प्लस क्यू, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू, मतलब एक पे चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे पे चार्ज माइनस क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट। और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई हो गई, डिस्टेंस डी हो गया, इसको हमने बैटरी वी से जोड़ा था, ठीक। तो हमें पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी, है ना। एनर्जी डेंसिटी होती क्या है, तो क्या है, एनर्जी डेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम नोट करते हैं स्मॉल यू से। हमें इसकी वैल्यू पूछी जानी है। नीट में ये क्वेश्चन 2 साल पूछा गया बैक टू बैक, याद रखना। नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया, इस पे इससे बड़ा ध्यान रखना। मैं सारे एक्सप्रेशन को बताऊंगा, आपको सारे के सारे एक्सप्रेशन पता होना चाहिए यहाँ से, है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसी से, है ना। तो ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक जाके आपको बता रहा हूँ और बहुत डीप में जाके बता रहा हूँ, इसलिए समझना अच्छी से। अब ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता क्या चीज है,
तो देखोगे कि अगर आपने दो प्लेट रखा है और दो प्लेट के बीच में क्या है, आप क्या करो, दो कॉपी रख लो, है ना, सीधा सीधा इस टाइप से कॉपी रख लो खड़ा करके, उनके बीच का डिस्टेंस रख लो, तो क्या उनके बीच, दोनों कॉपी के बीच में कुछ कुछ स्पेस हो रहा है, कुछ वॉल्यूम बन रहा है? हाँ बन रहा है। उस और उसका वॉल्यूम कितना होगा? तो एरिया इंटू डिस्टेंस करोगे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो ये आप दो ऐसे बुक रख लो, मैंने कहा इस टाइप से दो बुक रख लो खड़े करके ऐसे, है ना, ऐसे खड़ा कर लो और इनके बीच में क्या कर लो, डिस्टेंस कितना हो जाए, डी हो जाए। तो क्या यहाँ पर आपको एक थ्री डी जैसा एक वो आ गया नजर? क्या यहाँ एक बॉक्स जैसा बन रहा है? इस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है, इसी बॉक्स का वॉल्यूम तो ए इंटू डी है। तो हमें तो यही करना है, u डिवाइड बाय, हमें वॉल्यूम करना है, यानी u डिवाइड बाय एडी करना है, और हमसे पूछा गया है कि इसी को तो हम एनर्जी डेंसिटी बोल रहे हैं, कैसे निकालोगे? और किसके बारे में पूछा जा रहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो करते कैसे हैं, देखो, हमें पता है कि u की वैल्यू क्या होती है, u की वैल्यू जो होती है वो होता है हमारा हाफ सीवी स्क्वायर, अब तक हमने पढ़ के आया था, ठीक। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, सी की जगह पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो मैंने क्या पुट कर दिया यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक। v, यहाँ पर कितना पोटेंशियल v है, ठीक। तो हमें पता था कि इक्वल टू क्या होता है, माइनस डीवी अपॉन dx, ठीक है। यानी अगर यहाँ बात करो तो यहाँ स्क्वायर कर दिया है ना, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर चेंज इन पोटेंशियल v है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस d था, तो हो जाएगा v स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये पॉइंट याद रखना बड़े अच्छी तरीके से, मैं वही चीज पुट कर रहा हूं वहां पर ना, ई को पोटेंशियल और डी के टर्म में, ठीक। क्योंकि हम जो एनर्जी निकालने वाले देखना वो किस फॉर्म में आएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या लिखा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और वी स्क्वायर की जगह लिख लिया हमने ई इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहां तक पुट करोगे तो वी स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। वो चीज हमने यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद क्या होगा, एक डी से एक डी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई स्क्वायर इंटू डी, ठीक। अब क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर को एक साइड ले लिया, ए और डी को बाहर कर दिया। ए और डी को बाहर करने का क्यों मतलब है, क्योंकि ए बाय ए इंटू डी को तो हमने क्या बोला है, वॉल्यूम बोला है, और यही हमारी क्या है, यही तो हमारी एनर्जी स्टोर्ड है, यू। तो क्या करते हैं, दैट मीन्स कि यू डिवाइड बाय एडी, ये क्या हो जाएगा, एडी क्या है, वॉल्यूम है, ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम को ही बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वैल्यू कितनी आ गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल यू से, और आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसको बना रहा स्टार मार्क याद रखना, ठीक है। इसे बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करता है, देखो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये डिपेंड करता है बस उसके बीच में मीडियम कैसा फिलअप किया हुआ है, और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, यानी ई पे डिपेंड करता है बस। ना ये प्लेट के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना ये प्लेट के एरिया पे डिपेंड करता है ना, किस पे डिपेंड करता है, ओनली एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पर बस ये डिपेंड करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, कान में सुन के एक बार लिख लो कॉपी में, है ना। जब मैं कुछ बातें बोलता हूं तो उसको सुनकर एक बार लिख लिया करो, याद रहेगा अच्छी तरह, ठीक है। तो बस यहां तक हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एक बता रहा हूं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन थोड़ा आपको आता है, थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया था, जिसे हम बोलते हैं कंसेप्ट से बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। ये मैं आपको, हम लोग जनरली हम इसे पढ़ाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक। लेकिन मैं आपको यहाँ भी पढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपके कैपेसिटर में भी पूछ लिया जाता है। तो कहता है कि मान लो अगर हमने इस टाइप से कुछ कैपेसिटर को लगाया है, ठीक है, क्या किया है, कुछ इस टाइप से मैंने एक कैपेसिटर को लगाया है, ठीक। इसकी पोटेंशियल V हो गई, और यहाँ जो कैपेसिटेंस है C1 है, C2 है, C3 है एंड C4 है, और इसके बीच में हमने एक और लगा दिया कैपेसिटर C5, ठीक। कह रहा है कि अगर C1 डिवाइड बाई C2, यानी इन दोनों का रेशियो इक्वल हो जाए C3 बाई C4 के, है ना, मतलब कि ये जो रेशियो है, ये रेशियो और ऊपर का रेशियो अगर इक्वल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में नो चार्ज फ्लो, है ना, नो चार्ज फ्लो थ्रू
C5। उस केस में C5 से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है। क्यों नहीं फ्लो करता है? कि उस समय इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है? सेम हो जाता है। यानी ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। यानी पोटेंशियल ऑफ ए एंड बी विल बी सेम। ठीक है, बस याद रखना, इस पे जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको बता देंगे। मतलब उस समय इस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसको आप हटा के भी काम कर सकते हो। याद रखना बस मेरी इस चीज बात को। ये था वेट स्टोन ब्रिज। इस पे जब आपको न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको और अच्छे से वहां पर क्लियर हो जाएगा जब आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे इस पे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल 1-2 दिन में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जब पहले, इससे पहले आप सारे लेक्चर को अच्छे से बस रिकॉर्ड कर लो, जो मैंने बताया है, देख लो, नोट्स बना लो, पढ़ लो, ताकि आप जब हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएं तो आपको इजिली समझ आए कि वहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो आज के लिए इतना रखते हैं। ये लेक्चर हमारा यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो, बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और जितने अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी बोलो कि जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कर ले। और ताकि अब एग्जाम आने वाला है, सिलेबस भी आ चुका है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो और आप भी बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में लेकर आए।